नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मिनट की 10 न्यूज की सेशन को। इसकी पीपीटी, इसकी जो पीडीएफ है वो बेसिकली मैं आपको शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। आप सभी से सब विनय निवेदन है, अगर आप नहीं ऐड हुए हो तो जरूर ऐड हो जाइएगा और इस पे पीडीएफ को जरूर अपने पास कंपाइल रखिएगा, क्योंकि अगला वर्ष भर्तियों का वर्ष है और सिलेक्शन को हर हाल में लेना ही है। तो चलिए आज की पहली न्यूज को देखते हैं। और पहली न्यूज से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए रखा जाता है, इसका आंसर आपको लास्ट में दे दिया जाएगा। ग्रैब को किसके आदेश के अनुपालन में तैयार किया गया था? राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के, प्रेसिडेंट के, सुप्रीम कोर्ट, एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद के तहत, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा? तो आप अपने आंसर को दे सकते हैं, बट इसका जो मैं आंसर दूंगा वो आपको सेशन के मिड में या लास्ट में दे दूंगा। फिलहाल आज की पहली जो हमारी न्यूज है वो है पिनाक लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट को बेसिकली लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल को अभी तक बेसिकली ये जो मिसाइल थी ये बेसिकली 40 किलोमीटर की रेंज ही रखी जाती थी, लेकिन अब ये 120 किलोमीटर को क्रॉस कर रही है। इसका हमने परीक्षण किया है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जिसे बेसिकली निर्मित ही किया गया है स्पेशली चाइना और क्या कहते हैं पाकिस्तान, इन दोनों के काउंटर को लेकर के ही बेसिकली इसे निर्मित किया जा रहा है पिनाक को। तो पिनाक भगवान शिव के धनुष के नाम पर बेसिकली इसका नाम रखा गया है पिनाक। ठीक है, तो डीआरडीओ इसको निर्मित कर रहा है और इसका आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का स्वदेशी रूप है। मल्टी बैरल, इसमें बहुत सारे एक साथ 12 रॉकेट सिस्टम आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट वेरिएंट है। पहले गाइडेड नहीं था। गाइडेड का मतलब है ये हवा में खुद ही अपना दिमाग लगाएगा और उस हिसाब से रेजोल्यूशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अर्थात इसमें 19 रडार सेंसर तकनीकों को बेसिकली विकसित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी मारक क्षमता और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो हाई एक्यूरेसी हमको देखने के लिए मिलेगी। एक साथ 12 रॉकेट सिस्टम को इसमें से लॉन्च किया जा सकता है। पिनाक लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसको 40 से बढ़ा के हमने 120 किलोमीटर कर दिया है। तो 120 किलोमीटर के लक्ष्यों तक प्रहार करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी चीज है उन्नत नेविगेशन है और नियंत्रण प्रणाली है। और ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसको स्वदेशी रूप से बेसिकली निर्मित किया गया है, पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से बेसिकली निर्मित किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा। उसी प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बेसिकली 129वें मन की बात संस्करण में बेसिकली नरसापुरम लेस क्राफ्ट की बेसिकली चर्चा की गई थी। ये नरसापुरम लेस क्राफ्ट है कहां का, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के एक कला है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। हाथों से बेसिकली इसकी पूरी बुनाई की जाती है। तो इसकी बेसिकली चर्चा की है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने 129वें मन की बात संस्करण में। इसको बेसिकली जीआई टैग भी प्राप्त है। तो पश्चिमी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में ये स्पेशली बेसिकली यूज की जाती है नरसापुरम लेस शिल्प। ये हस्त निर्मित क्रोशिया लेस परंपरा है। हाथों से उसकी बुनाई की जाती है और काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। इसके अलावा बात की जाए तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने कहा है कि 79,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट्स को अब बाई किया जाएगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तहत। आखिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बाई किया जाएगा, ये तो अपनी जगह ही है, लेकिन ये कौन सी संस्था है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। देखिए, आर्मी के लिए कुछ भी चीजें खरीदनी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना होता है, बाय करना होता है, बाय और परचेस, बाय और उसको साथ में मेक करना होता है। ऐसी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसकी सबसे सर्वोच्च संस्था के द्वारा ली जाती हैं और ये होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको बेसिकली चेयर करते हैं आदरणीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी, माफी चाहेंगे। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है डिफेंस रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट होता है उसकी सबसे सर्वोच्च संस्था होती है, निर्णायक संस्था होती है। तो सर्वोच्च निर्णय निर्माण संस्था होती है किसी भी प्रकार की। ठीक है, इसको चेयर जो करते हैं वो बेसिकली रक्षा मंत्री करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इसको चेयर नहीं करते हैं। अदरवाइज बहुत सारी संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी ही चेयर करते हैं, लेकिन इसको रक्षा मंत्री चेयर करते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। बाकी को आप स्किप मार सकते हो। अध्यक्ष को बहुत अच्छे से याद रखना है और सबसे सर्वोच्च संस्था यही है डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा श्रीमान शंकर देव जी, अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी असम के दौरे पर गए और उन्होंने वहां पर श्रीमान
शंकर देव जी के बारे में, जो उनका बर्थ साइट है उसको विजिट भी किया और उसको रीडेवलप भी करवाया जा रहा है, तो उसके बारे में ये न्यूज है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं श्रीमंत शंकर देव जी आखिर हैं कौन। तो एक वैष्णवाइट सेंट है और इनका जो जन्म हुआ था वो बेसिकली हुआ था बतराद्रव थान में। ये कहां पर है, ये असम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली देखने के लिए मिलता है और इसी साइट को दोबारा रीडेवलप किया गया है। इसी का ही जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी हैं उन्होंने उल्लेख किया है। ये आखिर हैं कौन, ये 16वीं शताब्दी के संत विद्वान हैं, एक सामाजिक धार्मिक सुधारक के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं शंकर देव जी। इन्होंने बेसिकली एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के अनन्य सेवक के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। अकेशरवादी हुआ करते थे और सत्रास नामक एक विशिष्ट वैष्णव मठ की स्थापना की थी। आपको मालूम है कि असम में ही बेसिकली आपको सात्रिया नृत्य भी देखने के लिए मिलेगा। आखिर वो जो सात्रिया नृत्य भी है वो बेसिकली माना जाता है कि वो इन्हीं के द्वारा ही बेसिकली डेवलप हुआ था। तो संगीत के रूप में इनके जो भजन होते हैं बॉरगीत्स कहलाते हैं। सात्रिया नृत्य में भी बेसिकली बॉरगीत्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा नाट्य कला, अंकिया नाट, भावना, ठीक है, नृत्य जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सात्रिया, इन्हीं के द्वारा बेसिकली उसको डेवलप माना जाता है। इनकी कुछ साहित्यिक कृतियां हैं भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष, जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लेकिन ये सत्र, सात्रिया नृत्य, वैष्णवाइट सेंट, ये हमको याद रखना चाहिए हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। 16वीं शताब्दी के महान असम के संत सुधारक थे जिन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी और अकेशरवाद का प्रचार किया था। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि इस समय जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में 800 से ज्यादा AQI को पार कर गया, पहली बार 1000 AQI को टच किया गया। तो उसको लेकर के बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया और इसमें हमारे कुछ संवैधानिक और कुछ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें राइट दिया गया है उसके बारे में बेसिकली इसमें चर्चा की गई है, जिसको देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑन द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट की यहां पर बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस कौन कौन से हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कौन सी संस्थाएं बेसिकली ऐसी चीजों को लागू कर रही हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। खासकर पर्यावरणीय संकट की स्थिति लगातार बनी हुई है, उससे संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने की आवश्यकता पर अब बल दिया गया है। अभी हाल ही में क्या कहते हैं CQAM, ये क्या है, ये बेसिकली एक संस्था है, इसने बेसिकली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को बेसिकली लागू किया है। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आखिर ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है क्या और इसको लागू करने वाली जो संस्था है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कौन सी संस्था है बेसिकली। तो इस ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत फेज 3 और फेज 4 को इंप्लीमेंट किया गया, जिसके तहत स्कूलों को इस समय बंद कर दिया गया और जो ऑफिसर्स हैं उनके भी टाइम को बेसिकली इसमें कंट्रोल किया जा रहा है। तो आखिर ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये ग्रेप सिस्टम क्या है, CQMS सिस्टम कौन सा है और ये फेज 3 फेज 4 आखिर किस बला का नाम है। बात की जाए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की, तो आप सभी को मालूम है कि 1986 का एक केस था, दैट इज MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1986। इसी के तहत आपको राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्दी और प्रॉस्परस इन्वायरमेंट का राइट भी दिया गया था। एक पर्यावरण का अधिकार भी अंडर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ के अंदर कर दी आता है और वो बेसिकली सबसे पहले जो क्लैरिफाई किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस MC मेहता केस 1986 में बेसिकली क्लैरिफाई किया गया था। और इसी के तहत एयर क्वालिटी को एड्रेस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में और इसी के परिणाम स्वरूप 2017 में बेसिकली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसने MOEFCC के द्वारा मिल करके इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को बेसिकली लागू किया था। NCR और उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं बेसिकली उसके लिए। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक आपातकालीन ढांचा है और इसको जो लागू किया गया है बेसिकली MC मेहता केस के ही अकॉर्डिंग किया गया है और 2017 में इसको फाइनली अधिसूचित किया गया था CQMS के द्वारा। बात की जाए इस रिस्पांस एक्शन प्लान की तहत, तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। इसमें पहली पुअर स्टेज होती है, दूसरी वेरी पुअर, सेवियर और सेवियर प्लस। इस समय जो दिल्ली जा चुकी है वो 3 और 4 में जा चुकी है, सेवियर और सेवियर प्लस। मतलब सेवियर में तो है ही नहीं, सेवियर प्लस में ही चल रही है भाई। 500, 600, 700, 800 तक बेसिकली इसको ये टच कर रही है। अब आप यहां पर देख लीजिए कि सबसे जो
लास्ट और सबसे बदतर जो इंडिकेटर है वो 401 से लेके 500 तक का है। उसके बावजूद यहां पर 600, 700, 800 तक का अगर AQI जा रहा है तो सोचिए हम किस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, दिल्ली वासी किस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं। तो अब आप इसका यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। इसी कारण इस ग्रेप सिस्टम के फेज 3 और 4 को लागू करते ही स्कूलों सबको बंद कर दिया गया है। उसी प्रकार ये CQAM सिस्टम कौन सा है, तो CQAQM जो है ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसे बेसिकली पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा संयोजित किया गया था। इसका मेन काम जो है वो बेसिकली है कि NCR रीजन में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को पूरी तरीके से लागू करना। इसमें भी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जिसके पास लगभग 15 सालों का पर्यावरण संरक्षण का अनुभव होना चाहिए। तो ये केवल हमें पता होना चाहिए कि CQAM है कौन सी संस्था, ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि ये डायरेक्टली अकाउंटेबल होती है किसके प्रति, संसद के प्रति, ना कि दिल्ली विधानसभा के प्रति। तो याद रखिएगा संसद के प्रति यह सीधे उत्तरदायी है और NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट CQAM सिस्टम। नहीं तो फिर हम दिल्ली के बारे में ही सोचते हुए रह जाएंगे। याद रखिएगा पार्लियामेंट के प्रति अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखती है। उसी प्रकार पंजाब ने बेसिकली 3 जो एरिया हैं उनको बेसिकली होली सिटी के रूप में डिक्लेयर किया है। अब इस होली सिटी के रूप में कौन कौन से, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साहिब, इनको बेसिकली जो सिखों के परम प्रिय और पवित्र स्थल के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां किसी भी प्रकार का मतलब शराब, तंबाकू, सिगरेट, इन सब के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। पवित्र शहरों के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। आखिर क्यों इन 3 के शहरों में? एक्चुअल में देखें तो सिख में बेसिकली 5 आपको तख्त देखने के लिए मिलते हैं। इसमें से 3 तख्त जो है ये पंजाब वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक अमृतसर वाला, एक आपको आनंदपुर साहिब वाला और एक आपको देखने के लिए मिलेगा तलवंडी साहिबो वाला। 2 तख्त जो है वो एक आपको महाराष्ट्र में है और एक आपका बिहार में है। इन तख्तों की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा तख्त जो है वो अमृतसर तख्त है। अमृतसर तख्त है, इसको स्थापित किया था गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी के द्वारा। गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी के द्वारा, सिखों के 6 गुरु। तो ये हो गया। इसी प्रकार केशगढ़ साहिब पंजाब में ही देखने के लिए मिलेगा। इसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना की थी 1899 में। तो यहां पर केशगढ़ साहिब की बेसिकली स्थापना की गई थी। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म हुआ था, 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। उसी प्रकार नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बेसिकली क्या कहते हैं, क्रिमेशन भी इनका यहीं पर किया गया था। और तलवंडी साहिब जो है, श्री दमदमा साहिब भी इसको कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने दशम आदि ग्रंथ जो था उसको बेसिकली कंपाइल किया था, प्रॉपरली रिकंपाइल किया था, गुरु ग्रंथ साहिब को फाइनलाइज किया था यही दमदमा साहिब में। इसलिए 5 तख्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 तख्त जो है वो पंजाब में है और इसको तीनों को होली सिटी के रूप में कन्वर्ट किया गया, घोषित किया गया। अब यहाँ किसी भी प्रकार के अवैध नशीले पदार्थ ये सब की बिक्री जो है वो दंडनीय होगी। तो अब आप इसके आंसर को बता चुके होंगे, समझ चुके होंगे भाई क्या इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। तो देवियों सज्जनों, अगर किसी भी प्रकार के किसी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पर। लेकिन इसमें भी फाउंडेशन बैच जो है, इसमें अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या गूगल पे स्टडी IQ को टाइप कर सकते हैं। बैच को, किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, इसके अलावा सभी सम्मानित टीचरों के अपने भी कोड हैं। जैसे आप इस कोड को यूज करते हो वैसे ही आप मेरे साथ प्रॉपरली मेरी मेंटरशिप में यहां पर आकर के मेरे साथ जुड़ जाते हो। मैं फिलहाल आपके साथ यहां एज अ फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी और उत्तर प्रदेश पेपर 5 के लिए यहां पर जुड़ता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।